झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर बंधे उनके बेटे दामोदर राव की वो तस्वीर आज भी हम सब के जहन में जिंदा है। लेकिन रानी की चिता जल जाने के बाद उसके बेटे का क्या हुआ, इस बारे में जानने की किसी को दिलचस्पी नहीं है। वो बच्चा इस कहानी का महज एक किरदार नहीं था, बल्कि 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भुलाकर उसी की मां के नाम की कस्में खाई जा रही थीं। बेरहम अंग्रेजी सरकार दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने को तैयार नहीं थी और इसीलिए सरकारी दस्तावेजों में उसे कोई जगह नहीं मिली। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही और कुछ गलत अलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर अपनी संतुष्टि कर ली। लेकिन 1959 में छपी वाई.एन. केलकर की मराठी किताब इतिहासच सहेली यानी कि इतिहास की सैर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने बेहद अभिशप्त जीवन जिया और उनकी इस बदहाली में सिर्फ फिरंगी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको उसी कहानी को बताने जा रहा हूं। चलिए आप और हम दामोदर की उस कहानी से रूबरू होते हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को जिया, वो भी तब जब ये देश उसके मां के नाम की कस्में खा रहा था। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राजपरिवार की एक शाखा में दामोदर राव का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि इसकी कुंडली में राजयोग है और ये राजयोग इसको राजा बनाएगा। और यही बात दामोदर राव की जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच साबित हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने गोद ले लिया, लेकिन गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही चल बसे। महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश दिया कि दामोदर राव को वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। लक्ष्मीबाई को 5000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी लक्ष्मीबाई के पास रहेगी। लक्ष्मीबाई के बाद दामोदर राव का पूरा हक होगा उसकी संपत्ति पर, उनके खजाने पर, मगर दामोदर राव को झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में महाराज के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि दामोदर को उनके बालिग होने पर वो पैसा लौटा दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। पूरी लड़ाई में लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बैठा कर रखा। इस लड़ाई के बाद उनके कुल मिलाकर 60 विश्वास पात्र जिंदा बच पाए। उनमें से नन्हे खान रसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख ने दामोदर की जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। उनके पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी गांव में उन्हें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में लोग पेड़ों के तले खुले आसमान में नीचे ही रात बिताते रहे। लेकिन शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असली दिक्कत बारिश का मौसम शुरू होने के बाद हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने उन्हें खाना देने की बात मान ली, लेकिन मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर ना देने की कीमत 500 रुपये, 9 घोड़े और 3 ऊंट तय की। देखते देखते 2 साल बीत गए। ग्वालियर छोड़ते समय उनके पास 60,000 रुपये थे, जो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। दामोदर की तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि सबको लगता था कि वो नहीं बच पाएगा। वो लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि किसी तरह एक वैद्य का इंतजाम करें। इलाज तो हो गया, मगर उनको बिना पैसे के वहां रहने नहीं दिया गया। उन्होंने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे। इसके बदले में उन्हें सिर्फ 3 घोड़े वापस मिले। ग्वालियर के सिपरी में गांव वालों ने उनकी बागी के तौर पर पहचान कर ली। वहां 3 दिन उनको बंद रखा गया और फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया गया। इस दौरान उन लोगों ने दामोदर को पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके अपनी पीठ पर उसको बैठाते रहे। उनके ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। रानी साहिबा के रसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से बात की और कहा कि झांसी की रानी साहिबा का बच्चा भी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों की जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से सरकार को कोई नुकसान नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु किस्म के आदमी थे। उन्होंने सरकार से पैरवी की। वहां से वे लोग अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। अब उनके पास पैसा बाकी नहीं था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए रानी साहिबा के 32 तोले के 2 तोड़े उनको बेचने पड़े। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी वह आखिरी चीज उनके पास थी।
इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव की इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में गुजरे। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी के एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे का परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में भी रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाला ही लिखते हैं। जब दामोदर राव नवेलकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन और कठिनाइयों भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्णराव और चंद्रकांत राव पैदा हुए। कृष्णराव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव, चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत, राव चंद्रकांत, अतुल चंद्रकांत और शांति प्रमोद चंद्रकांत पैदा हुए। लेकिन इस देश के एक राजनीतिक दल और उसके चाटुकारों ने तो सिर्फ एक ही परिवार की गाथा गाई है। उन लोगों को तो बिल्कुल भुला दिया गया जिन्होंने असली लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश को आज़ाद कराने के लिए।